हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संसद से संबंधित जो प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें किया गया है, जिनके आगे भी पूछे जाने की दोस्तों संभावना है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल बिल्कुल फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। क्लियर है? जो इनके संयुक्त अधिवेशन होते हैं दोस्तों साथ में, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 52वां, संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होना चाहिए? लगभग दोस्तों कुल सदस्य उसमें क्या होना चाहिए? 1/10 सदस्य उसमें होना चाहिए। किसमें दोस्तों? संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में, यानी कि विपक्षी दल में बैठने के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है? 1/10 सदस्यों की संख्या आपके पास क्या है? होना चाहिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 53वां, भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि, ऑप्शन है दोस्तों आपके, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, और दूसरा ऑप्शन है आपका, देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध अगर करें तो क्या होता है दोस्तों कि भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कौन कौन सी कंडीशन में? 2 कंडीशन में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर बी दोनों इसका राइट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि आपातकाल लागू हो तो भारतीय संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि देश के 2 या 2 से अधिक राज्य, यानी कि कोई भी 2 राज्य किसी राज्य के लिए अनुरोध करे कानून बनाने का तो संसद क्या है उस पर कानून दोस्तों बना सकती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 54वां है आपका, क्यों कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये है दोस्तों आपका 249। कौन सा है? 249। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का आदेश अधिकार क्या है दोस्तों? देता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 55वां, यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? दोस्तों इसके लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा? राज्यसभा में। क्लियर है? कब? यदि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय के संबंध में कोई कानून दोस्तों अगर बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव जो पेश किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? राज्यसभा में किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 56वां है, भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है। क्या है दोस्तों? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्न एक बार और पढ़े ध्यान से, भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है, यानी कि क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। क्लियर है? क्या है दोस्तों? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 57वां है, निम्न में से कौन सी कार्यवाही विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई है? प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कार्यवाही विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई है? तो इसमें आता है दोस्तों शून्यकाल। क्लियर दोस्तों? क्या है ये? शून्यकाल, जो कि विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 58वां हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही बात है? जो आपको चार दोस्तों पॉइंट दिए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन कौन सी जो बातें हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है।
प्रश्न पॉइंट हम पढ़ते हैं दोस्तों सीरियल से। पहला पॉइंट है आपका, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा आपका पॉइंट है, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका, सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए। और चौथा दोस्तों आपका पॉइंट है, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो पॉइंट है वो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, गलत है। सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए, ये पॉइंट इसका सही नहीं है। क्लियर है, पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट इसका सही है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। प्रश्न क्रमांक अगला है दोस्तों, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों पिछले ही प्रश्न में आपको करवा चुका हूं, क्या दिया था आपका दूसरा ही पॉइंट, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। वही प्रश्न यहाँ पर बन गया दोस्तों कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो कितना अंतर होना चाहिए दोस्तों, 6 महीने का अंतर उसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 60 आपका है, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। किसे कहते हैं, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 61वां हमारा है, जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो दोस्तों सदस्य के द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। कब, जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को क्या दी गई दोस्तों, गलत जानकारी दी गई है, तो जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 62 है दोस्तों आज का हमारा, इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। पहला आपका सत्रावसान, दूसरा आपका है निंदा, तीसरा आपका है निलंबन और चौथा दोस्तों आपका स्थगन। इनमें से दोस्तों जो निलंबन है ये संसद से संबंधित नहीं है, बाकी जो तीनों पॉइंट शब्द हैं ये क्या है, संसद से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 63 हमारा है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों संसद, यानी कि भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। किसके बिना दोस्तों, संसद की स्वीकृति के बिना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न क्रमांक 64 हमारा है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं। ठीक है, भारतीय संसद में जो बजट पेश करते हैं वो कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 65 है, इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है। तो दोस्तों कटौती प्रस्ताव। क्लियर है, कटौती प्रस्ताव इनमें से क्या है, कार्यवाही जो है संघ के बजट से संबंधित है। क्लियर है, स्थगन, निंदय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इनका आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर कटौती प्रस्ताव। ये क्या है दोस्तों, बजट से संबंधित है। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 66 हमारा, सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके ₹1 करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों नीतिगत कटौती प्रस्ताव। क्या कहते हैं इसको, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके ₹1 करने की संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 67वां है हमारा, निम्न में कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यवधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है। तो दोस्तों जो लोकसभा है वो क्या कर सकते हैं, उनका कार्यवधि जो होती है दोस्तों उसको पूर्ण होने से पहले ही उन्हें पदमुक्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं, या चालू कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, लोकसभा इसको कर सकती है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 68 आज का हमारा, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है दोस्तों, संसद निर्धारित करती है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेंगे दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों वीडियो को। प्रश्न
प्रश्न क्रमांक 69वां है दोस्तों आज का हमारा, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों तदर्थ समिति। क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति क्या करती है दोस्तों? नियुक्त करती है तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। क्लियर दोस्तों। प्रश्न क्रमांक अगला आपका 70वां, निम्न इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो दोस्तों जो वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकारी समिति होती है, जो उनके सलाहकार होते हैं, उनकी जो समिति होती है वो क्या होती है दोस्तों? स्थायी समिति नहीं होती है। क्लियर है। जो वित्त मंत्रालय के सलाहकार वाली जो समिति होती है वो क्या होती है? स्थायी नहीं होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 71, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो विधायिका होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? विधियों का निर्माण करना। विधायिका जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? विधियों का निर्माण करना। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 72 आज का हमारा है, संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। क्या प्रदान नहीं करते हैं? विधिक न्याय। क्लियर है दोस्तों। क्या प्रदान नहीं करते हैं? विधिक जो न्याय होता है ये प्रदान नहीं करते हैं संसद और संविधान। क्लियर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 73 हमारा आज का, द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? तो दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल से आशय है निम्न सदन और उच्च सदन। क्लियर है। किससे है आशय? निम्न सदन और उच्च सदन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 74, भारत के संसदीय संरचना में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो दोस्तों लोकसभा और विधानसभा ये कैसे सदन हैं? ये है दोस्तों अस्थायी सदन। और जो दोस्तों हमारा होता है राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद ये कैसे होते हैं दोस्तों? स्थायी सदन होते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक आज का 75 हमारा है, भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में संसद की इमारत को कहा जाता है संसद भवन। क्या कहा जाता है दोस्तों? संसद भवन। इंग्लिश में से बोलते हैं पार्लियामेंट। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, भारत की संसद के लोकसभा को सदन कहते हैं। भारत की जो दोस्तों संसद है लोकसभा, इसको कौन सा सदन बोलते हैं? निम्न सदन दोस्तों ये होता है। उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा होता है। ये दोस्तों अक्सर कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। लोग क्या समझते हैं कि लोकसभा जो है ये उच्च सदन है और राज्यसभा है जो निम्न सदन, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लोकसभा जो है वो क्या है? निम्न सदन है। और जो राज्यसभा है दोस्तों ये कैसा है? उच्च सदन है। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी आपको बता चुका हूं कि जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है? उच्च सदन है। और जो हमारा लोकसभा है वो है निम्न सदन। ऐसा ही दोस्तों हमारा राज्य में होता है जो विधानसभा होती है। विधानसभा दोस्तों होती है वो कैसी होती है? निम्न सदन होती है। और जो विधान परिषद दोस्तों होती है ये क्या होती है? उच्च सदन होती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपीएसआई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में दोस्तों ओनली क्या है? विधानसभा है। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। क्लियर दोस्तों। मध्य प्रदेश में क्या है? सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद कैसा सदन है? उच्च सदन है। और विधानसभा है जो क्या है दोस्तों? निम्न सदन है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो निम्न सदन होगा और राज्यसभा की बात की जाए तो क्या है दोस्तों? उच्च सदन है। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 78 हमारा है, कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? तो दोस्तों संसद का संयुक्त सदन, राज्यसभा का सभापति और राष्ट्रपति। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, राज्यसभा को कोई विघटित नहीं कर सकता है। इनमें से कोई भी जो है राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 79 हमारा आज का, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर, और दूसरा ऑप्शन है आपका प्रत्येक 5 वर्ष बाद, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रत्येक 6 वर्ष बाद, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कैसा सदन है दोस्तों? स्थायी सदन है। क्लियर है। कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है। और जो हमारा लोकसभा है दोस्तों ये कैसा है? अस्थायी सदन है। क्लियर। लोकसभा और जो विधानसभा होती है ये होती है दोस्तों अस्थायी सदन, और जो राज्यसभा और विधान परिषद होती है ये होती है दोस्तों स्थायी सदन। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 80 आज का हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 250 है। क्लियर है। कितनी है राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या? 250। अगला प्रश्न है आपका,
कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों कुल मिलाकर उड़ीसा में जो संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं ये कितनी हैं? 10 हैं। क्लियर दोस्तों, कितनी सीटें हैं टोटल? 10 सीटें हैं। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 82 हमारा है, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किसमें होती है? दोस्तों राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा में होती है। किसमें होती है? राज्यसभा में होती है। क्लियर दोस्तों। प्रश्न क्रमांक अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 83 है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है कौन? लोकसभा। इनको क्या करते हैं दोस्तों, जब हटाया जाता है तो इसमें क्या होती है? लोकसभा की भागीदारी इसमें होती है। क्लियर है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है कौन? लेता है लोकसभा लेती है। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 84, संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 1/10। टोटल जो सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य यदि वहाँ पर उपस्थित हैं तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। क्लियर है। ये संसद का नियम है दोनों सदनों का। क्लियर दोस्तों, राज्यसभा सदन का भी और लोकसभा सदन का भी यही नियम है, 1/10 सदस्यों की संख्या वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए तो वहाँ की जो कार्यवाही है उसे प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 85, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है? मातोश्री पुस्तक किस अध्यक्ष ने लिखी है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है? दोस्तों सुमित्रा महाजन की ये पुस्तक है मातोश्री। किसने लिखी है? सुमित्रा महाजन, जो कि क्या है दोस्तों, लोकसभा की अध्यक्ष ये रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है मातोश्री। आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है कि सुमित्रा महाजन ने ये पुस्तक लिखी है कौन सी? मातोश्री। प्रश्न बनेगा दोस्तों कि मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित्रा महाजन है। क्लियर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। काय के लिए? निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 87, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? तो दोस्तों इनमें से जो विधायिका से संबंधित है वो कौन है? वित्त मंत्री। क्लियर है। इनमें से जो विधायिका से संबंधित है वो कौन है? वित्त मंत्री। क्लियर है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 88, भारतीय संसद है कैसी है दोस्तों? भारतीय जो संसद है द्विसदनी है। इसमें 2 सदन होते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा जो होती है उच्च सदन होती है और जो लोकसभा होती है निम्न सदन होती है। भारतीय संसद कैसी है? द्विसदनीय, द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली हमारी यहाँ पर अपनाई गई है। क्लियर है। 2 सदन हमारे यहाँ पर संसद में होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न क्रमांक अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 238। के लिए संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 238 है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इसके 4 ऑप्शन आपको दिए दोस्तों, ए बी सी, इसके तीनों करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्या है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है कौन सी समिति है दोस्तों? ये लोक लेखा समिति, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। जल्दी से दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि वर्तमान में जो भारत में लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है, उनका नाम जल्दी से आप सभी कमेंट कर दीजिए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कैसा होता है ये? विपक्षी दल का नेता। क्लियर है? कौन होता है दोस्तों? ये विपक्षी दल का नेता, जो कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? क्या प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो अभी दोस्तों पिछला ही प्रश्न हमने किया है लोक लेखा समिति की। ये कौन करता है? विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, जो कि क्या होता है दोस्तों? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 95 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, जो कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किसको दोस्तों? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और जो प्राक्कलन समिति दोस्तों है, पिछला ही क्वेश्चन हमने किया है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी? प्राक्कलन समिति है। और इसकी जुड़वा बहन जो कहा जाता है वो कहा जाता है लोक लेखा समिति को। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष दल का नेता। क्लियर है दोस्तों? कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संसद। संसद जो है भारत की संचित निधि का क्या है दोस्तों? संरक्षक है। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लद्दाख और जम्मू। लद्दाख यानी कि जम्मू और कश्मीर। जो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र है, ये कौन सा है? लद्दाख। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों हमारा, इनमें से किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में है। इससे पहले जो दोस्तों आपने प्रश्न किया था वो क्या था? किस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा जो सीट है वो कौन सी है? लद्दाख है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है? और यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं या सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से प्रश्न अगला बन रहा है कि हरियाणा से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 है। मध्य प्रदेश पुलिस और एमपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई, उनके लिए दोस्तों प्रश्न है, आपको कमेंट करना है कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। यदि और कोई राज्य से भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो वो भी अपने अपने राज्य की लोकसभा सीटों की सदस्य या सीटों की संख्या क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, तमिलनाडु से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु से जो राज्यसभा सीटें वो कितनी हैं? 18 हैं। कितनी है दोस्तों? 18 है। अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटक से दोस्तों सीटें हैं कितनी? 12 हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक से लोकसभा की कितनी सीटें? अभी दोस्तों हमने बात की थी कि राज्यसभा सीटों की, कर्नाटक से जो राज्यसभा की सीटें वो कितनी हैं? 12 हैं। लेकिन कर्नाटक से जो लोकसभा की सीटें वो कितनी हैं दोस्तों? 28 हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न आपका बन रहा है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 31 हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। क्लियर है दोस्तों? कितनी है? 16 है। अगला देख लेंगे, अगला आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है। कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 है। अगला प्रश्न आपका है, गोवा राज्य के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें? मात्र दोस्तों 2 सीटें लोकसभा में है। किसके पास में? गोवा राज्य के पास। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा है, जहां पर लोकसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित है दोस्तों? मात्र 2 सीटें। क्लियर है? अगला प्रश्न हम देख लेंगे, केरल के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? केरल के पास जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 20। क्लियर है? अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोकसभा में पंजाब को कितनी सीटें प्राप्त हैं दोस्तों? लोकसभा में पंजाब को सीटों की संख्या प्राप्त है 13।
कितनी सीटें दोस्तों? 13 सीटें पंजाब के पास में है। प्रश्न अगला है, गुजरात के पास लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26 है। कन्फ्यूज दोस्तों नहीं होना है, बात किसकी की जा रही है? लोकसभा सीटों की। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26 है। क्लियर है। महाराष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? कितनी सीटें प्राप्त हैं दोस्तों? 48 सीटें महाराष्ट्र को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न आपका है, चंडीगढ़ के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों मात्र 1 सीट चंडीगढ़ के पास में है। काय के लिए? लोकसभा सीट के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है ये क्या होता है? संसद का सदस्य होता है। क्या होता है दोस्तों? संसद का सदस्य नहीं होता दोस्तों, सॉरी, संसद का क्या होता है? अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद जो मिलकर बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, पहले ही आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है ना तो ये लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों, ना ही राज्यसभा का सदस्य ये होता है, दोनों ही सदनों का ये सदस्य नहीं होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रश्न क्रमांक 114, निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो काय के लिए दोस्तों? मूल अधिकार के लिए, मौलिक जो अधिकार है उनके लिए क्या होता है? संसद में बदलाव के लिए विशेष बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता होती है, तब जाके इनको बदला जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, कुल मिलाकर पंजाब में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 7 है। क्लियर है। कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न आपका है, कुल मिलाकर सिक्किम में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? ओनली 1 सीट है। क्लियर है। कितनी है? 1 ही सीट है यहाँ पर सिक्किम में। अगला प्रश्न आपका है, कुल मिलाकर त्रिपुरा में संसदीय राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर भी कितनी है दोस्तों? 1 है। अगला हमारा है प्रश्न क्रमांक 118, कुल मिलाकर महाराष्ट्र में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटें कितनी? 19 हैं। अगला प्रश्न आपका है, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? 42 हैं। कितनी है दोस्तों? 42 हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी संसद के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।